नमस्कार। आज हम इंडियन इकोनॉमी और फाइनेंशियल मार्केट्स की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये समझना खास तौर पर एनआईएसआई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, ये एकदम फाउंडेशनल चीजें हैं। तो हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है उसके बेसिस पर देखेंगे कि इकोनॉमी का ओवरऑल कॉन्स्ट्रक्ट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे काम करते हैं, इन्हें कौन देखता है, मतलब रेगुलेटर्स कौन है, और इनका स्ट्रक्चर कैसा है। राइट। ओके, तो शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमी के इवोल्यूशन से। कैसे बदली है ये? मतलब पहले एग्रीकल्चर बेस्ड थी, अब? हाँ बिल्कुल। देखिए, काफी बड़ा शिफ्ट आया है। पहले हमारी इकोनॉमी, सही कहा आपने, एग्रीकल्चर ड्रिवन थी, पर अब सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मिलकर जीडीपी का लगभग 3/4 हिस्सा बनाते हैं। 3/4? वाओ। हाँ, और इस पूरी ग्रोथ जर्नी में फाइनेंशियल सिस्टम का रोल एक कैटलिस्ट जैसा रहा है। कैटलिस्ट? कैसे? मतलब फाइनेंशियल मार्केट्स करते क्या है एग्जैक्टली? बेसिकली इनका सबसे फंडामेंटल काम है, जिनके पास सरप्लस पैसा है, मतलब सेवर्स या इन्वेस्टर्स, हाँ। उनसे पैसा लेकर उन तक पहुंचाना जिन्हें जरूरत है, जैसे कि बोरोवर्स या बिजनेसेस। अच्छा, तो ये फंड फ्लो मैनेज करते हैं। एग्जैक्टली। ये रिसोर्सेज का एक तरह से एफिशिएंट एलोकेशन है। पैसा सही जगह लगे जहां उसकी जरूरत है, और साथ ही मार्केट्स लिक्विडिटी भी देते हैं। लिक्विडिटी मतलब? आसानी से कैश में कन्वर्ट करना। हाँ बिल्कुल। जरूरत पड़ने पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेच सकें, और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग में भी मदद करते हैं, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। मोटे तौर पर देखें तो दो कैटेगरीज हैं। मनी मार्केट्स जो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए हैं। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम। हाँ, जनरली। और कैपिटल मार्केट्स जो लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए हैं, जैसे शेयर्स और बॉन्ड्स। और ट्रांजैक्शंस दो जगह होते हैं। प्राइमरी मार्केट में नई सिक्योरिटीज आती हैं, जैसे आईपीओज। हाँ बिल्कुल। और सेकेंडरी मार्केट में जो पहले से मौजूद सिक्योरिटीज हैं, उनकी ट्रेडिंग होती है। ओके, समझ गया। तो ये मार्केट सेवर्स और बोरोवर्स को मिलाता है, लिक्विडिटी देता है, इंफॉर्मेशन देता है। पर इतने सारे लोग, इतना पैसा, इसे संभालने के लिए, मतलब इन्वेस्टर्स का भरोसा बनाए रखने के लिए कोई सिस्टम तो होगा, रेगुलेशन तो चाहिए ही होगा। एब्सोल्युटली। यहीं पर रेगुलेटर्स की भूमिका आती है, और इंडिया में एक मल्टी लेयर्ड रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है। मल्टी लेयर्ड? हाँ, मतलब अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड रेगुलेटर्स, और सबका मेन फोकस है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, मतलब निवेशक का हित सबसे ऊपर। ठीक है, तो कौन है ये मेन प्लेयर्स, कौन से रेगुलेटर्स? देखिए, सबसे पहले तो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, ये तो सुना है, सेंट्रल बैंक। बिल्कुल, ये देश का सेंट्रल बैंक है, और ये बैंकिंग सिस्टम का बॉस है। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, उनको यही रेगुलेट करता है। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, करेंसी इशू करना, फॉरेक्स रिजर्व संभालना, ये सब आरबीआई के काम है। ओके, तो बैंक्स और एनबीएफसीज का पूरा सुपरविजन आरबीआई के पास। और शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, उसके लिए कौन है? उसके लिए है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी? हाँ, ये नाम भी बहुत कॉमन है। हाँ, ये कैपिटल मार्केट का वॉचडॉग है। जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, ये सब सेबी के दायरे में आते हैं। इनका मेन जोर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन पर और मार्केट को डेवलप करने पर रहता है। और सेबी का हालिया फोकस रहा है कि छोटे इन्वेस्टर्स को ज्यादा ट्रांसपेरेंट सलाह मिले। तो ये एडवाइजर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। इंटरेस्टिंग। तो बैंक के लिए आरबीआई, कैपिटल मार्केट के लिए सेबी, और इंश्योरेंस और पेंशन फंड्स, इनका क्या है? लाइफ और जनरल दोनों तरह की इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करता है, और पॉलिसी होल्डर्स के हितों की रक्षा करता है। ठीक है, और पेंशन? पेंशन फंड्स के लिए खासकर नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस, उसको देखता है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पीएफआरडीए, गॉट इट। और इन सब के ऊपर एक तरह से कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वित्त मंत्रालय, जिसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स पॉलिसी लेवल पर ओवरसाइट रखते हैं। तो आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई, पीएफआरडीए, ये 4 बड़े पिलर्स हो गए रेगुलेशन के। हाँ, मुख्य रूप से। ओके, अब अगर हम मार्केट के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये दिखता कैसा है, मतलब कौन कौन से हिस्से हैं इसमें? हाँ, स्ट्रक्चर की बात करें तो कोर में तो बैंकिंग सिस्टम ही है, जिसे आरबीआई रेगुलेट करता है। इसमें आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स आ गए, प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, आरआरबीज यानी रीजनल रूरल बैंक्स, फिर कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, ये सब। अच्छा, काफी तरह के बैंक्स हैं। हाँ, इनका मेन काम है सेविंग्स लेना, लोन देना और पेमेंट्स को आसान बनाना। और हाँ,
NBFCs भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। ये लोन तो देती हैं पर बैंकों की तरह डिमांड डिपॉजिट्स नहीं ले सकती। अच्छा, ये फर्क है। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम समझ आया। इसके अलावा खासकर एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के नजरिए से कौन से इससे ज्यादा रेलेवेंट है? देखिए, सिक्योरिटीज मार्केट जो सेबी रेगुलेट करता है वो बहुत क्रूशल है। इसमें आते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे NSE, BSE। यहाँ पर लिस्टेड शेयर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, इन सब की खरीद बिक्री होती है। ये हुआ सेकेंडरी मार्केट। राइट। फिर है डिपॉजिटरीज, NSDL और CDSL। डिपॉजिटरीज ये क्या करते हैं? ये बेसिकली आपकी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं। जैसे बैंक में पैसा रखते हैं वैसे यहाँ शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह। अब वो फिजिकल सर्टिफिकेट वाला जमाना नहीं रहा, सब डिजिटल है। अच्छा, तो डीमैट अकाउंट इन्हीं से जुड़ा होता है? हाँ बिल्कुल। आप डायरेक्टली डिपॉजिटरी से डील नहीं करते हैं, आप करते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स यानी DPs के जरिए। ये इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच की कड़ी है। ज्यादातर बैंक और ब्रोकर्स DP का काम करते हैं। ओके, तो एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, DPs और फिर बहुत सारे इंटरमीडियरीज हैं जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, जैसे स्टॉक ब्रोकर्स जिनके प्लेटफॉर्म पर आप ट्रेड करते हैं, म्यूचुअल फंड्स जो बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करके इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, म्यूचुअल फंड्स तो काफी पॉपुलर हैं। बिल्कुल। फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, कस्टोडियंस जो सिक्योरिटीज संभालते हैं, RTAs यानी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स जो रिकॉर्ड रखते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो बॉन्ड्स वगैरह की रेटिंग करती हैं, KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसीज, KRAs, ये सब मिलकर मार्केट को स्मूथली चलाते हैं। वाओ, मतलब ये तो पूरा एक इकोसिस्टम है। बैंक, सिक्योरिटीज मार्केट और इतने सारे सपोर्ट फंक्शंस वाले इंटरमीडियरीज। हाँ बिल्कुल। तो अगर संक्षेप में कहें, अर्थव्यवस्था बदल रही है, फाइनेंशियल मार्केट्स उसे सपोर्ट कर रहे हैं और ये रेगुलेटर्स और इंटरमीडियरी सब मिलकर इस सिस्टम को चला रहे हैं और इस पर निगरानी रख रहे हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर एन एस्पायरिंग एडवाइजर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम बहुत डायनामिक है, लगातार बदल रहा है, और एक एडवाइजर के तौर पर इसकी बेसिक समझ होना ये सिर्फ एक रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सक्सेसफुल होने के लिए फाउंडेशनल है। बिल्कुल। और एक आखिरी बात, जैसे जैसे इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी बदल रही है वैसे वैसे ये मार्केट्स और रेगुलेशंस भी इवॉल्व हो रहे हैं। नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है। तो ये एक अहम सवाल उठाता है, एक फ्यूचर एडवाइजर के तौर पर इन बदलावों के साथ कदम मिलाकर चलना, लगातार सीखते रहना, ये कितना क्रिटिकल होगा। जरा इस पे सोचिएगा जरूर।